कल कोई एग्जाम है क्या? आज भी है। काफी बच्चे गए। सोचे कल कोचिंग खोलेंगे लेकिन बताए कि कल पेट का एग्जाम है। हाँ, कल भी है शायद। और झारखंड एपीओ इसमें से कितने पढ़ रहे हैं? देंगे। बस 4 लोग। चलिए अब आप लोगों को अभी संडे से नहीं, अगले संडे से बुलाएंगे। 3-3 घंटे में बता देंगे कहाँ से पीटी का सवाल आता है। एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी सब रिवाइज करवा देंगे। हम प्रचार तो दिए थे, सोचे कुछ बाहरी लड़के मिल जाएंगे तो अपने लड़के रहेंगे, उसको पढ़ा देंगे। लेकिन उसी में पेट का एग्जाम है तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम है शायद 31 तारीख को, तो इसकी वजह से लड़के कम इंटरेस्टेड है। तो आज हम लोग मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ में आपने हेडिंग बनाया है कि मेहर की वसूली, कि पत्नी पति से मेहर की वसूली कैसे कर सकती है। तो मेहर आपने सब पढ़ा दिया इसमें आपको। और मेहर आपने देखा कि मेहर वह संपत्ति एवं धनराशि होती है जिसको मुस्लिम पति विवाह के समय पत्नी को सम्मान में उसको देता है, तो उसी को मेहर कहा जाता है। अब ये मेहर आपने देखा कि विवाह के समय जैसे ही मेहर की धनराशि को निश्चित कर दिया जाता है, वैसे ही पत्नी में वह जा कर के व्यस्त हो जाता है। और आपने देखा कि मेहर विवाह का एक अनिवार्य तत्व है और बिना विवाह के मेहर संभव नहीं है। और जैसे ही विवाह होता है तो वह मेहर की धनराशि पत्नी के पास चली जाती है। और यहाँ तक आपने देखा कि उस मेहर से पत्नी को किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पत्नी का मेहर का अधिकार इतना महत्वपूर्ण अधिकार होता है कि इस अधिकार से उसको कभी वंचित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक आपने देखा कि मुस्लिम पत्नी यदि इस्लाम धर्म का त्याग भी कर देती है, तब भी मेहर की धनराशि को वह वसूलने का, उसको पाने का अधिकार रखती है। यहाँ तक आपको बताए कि यदि अपने पति की हत्या भी कारित कर देती है, तब भी वो मेहर की राशि को पाने का अधिकारिणी होती है। तो अब प्रश्न ये है कि जो मेहर है, अब पत्नी इसकी वसूली कैसे कर सकती है। तो पत्नी मेहर की वसूली कैसे कर सकती है, तो कुछ चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि मेहर 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित मेहर, दूसरा निश्चित मेहर। और निश्चित मेहर के अंतर्गत भी आपने पढ़ा कि एक प्रॉम्प्ट डावर होता है और दूसरा डेफर्ड डावर होता है। एक तुरंत दे मेहर होता है और एक अस्थगित मेहर होता है। तो आपको बताए थे कि जो तुरंत देय मेहर होता है, पत्नी विवाह के समय कभी भी उसकी मांग कर सकती है। और पति का यह कर्तव्य बनता है
कि जैसे ही पत्नी मेहर की धनराशि की मांग करती है तो तुरंत उस मेहर की धनराशि को पत्नी को दे देना चाहिए। यदि तुरंत नहीं देता है तो जितना जल्दी संभव हो सकता है उस मेहर की धनराशि को उसको दे देना चाहिए। अदरवाइज अब पत्नी मेहर की वसूली के लिए क्या क्या कर सकती है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि रिफ्यूजल टू कोहैबिटेशन, अर्थात वह पत्नी पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त आपने पढ़ा है कि पत्नी मेहर की धनराशि की जो मांग करती है उससे पहले पति पत्नी के बीच में एक बार भी कंजुमेशन नहीं होना चाहिए, एक बार भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। यदि एक बार भी शारीरिक संबंध पति पत्नी के बीच में स्थापित हो चुका है तब वह वह शारीरिक संबंध बनाने से तब वह इनकार नहीं कर सकती है। लेकिन पत्नी है, मेहर की धनराशि की मांग करने से पहले पति पत्नी के बीच में कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो मेहर की वसूली के लिए सबसे पहला उसका तरीका अपना सकती है कि वह पति से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। तो मेहर की वसूली का क्या तरीका है, वह कैसे पति को फोर्स कर सकती है कि पति उसके मेहर की धनराशि को चुकाए, तो सबसे पहला जो तरीका अपना सकती है वो शारीरिक संबंध स्थापित करने से वह इनकार कर सकती है। दूसरी चीज देखेंगे कि आपको बताए थे कि मेहर के संबंध में यह माना जाता है कि जो पत्नी है उसको ऋणदाता माना जाता है, उसको क्रेडिटर माना जाता है, और जो पति है उसको डेटर, उसको ऋणी माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जो मेहर की धनराशि निश्चित हुई है वह मेहर की धनराशि एक तरीके से पति के ऊपर ऋण है, और यदि पति के द्वारा पत्नी को मेहर की धनराशि को नहीं चुकाया जाता है तो पत्नी अपने मेहर की धनराशि को वसूलने के लिए वह कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है और न्यायालय में वाद दाखिल करके जैसे ऋणदाता ऋणी से अपने ऋण की वसूली करता है उसी प्रकार से पत्नी पति से मेहर की वसूली कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि पत्नी मेहर की वसूली के लिए क्या तरीका अपना सकती है। तो सबसे पहली चीज कि वह शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। दूसरी चीज आपने देखा कि मेहर की धनराशि को वसूलने के लिए वह पति के ऊपर सूट फाइल कर सकती है और वाद दाखिल करके अपने मेहर की वसूली कर सकती है। और तीसरा तरीका बताया गया है कि पत्नी पति की संपत्ति पर पोजीशन बना करके भी, उस पर कब्जा करके भी वह विवश कर सकती है कि पति या उसके जो भी उत्तराधिकारी हैं उसके मेहर की धनराशि का भुगतान कर दें। तो अब जैसे पत्नी है और वह अपने पति के जीवन काल में पति की संपत्ति पर वह कब्जा बना लेती है, और कब्जा बनाने के पश्चात यदि अब पति की मृत्यु कारित हो जाती है तो पति की मृत्यु कारित होने के पश्चात पत्नी अपने पति की सहमति से जिस संपत्ति पर कब्जा बना रखी है वह उस पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार रखती है।
और वह तब तक उस पर कब्जा को बनाए रख सकती है जब तक उसके पति के उत्तराधिकारी के द्वारा उस मेहर की धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। तब तक वह उस प्रॉपर्टी पर कब्जा भी बनाए रख सकती है। तो कुल मिलाकर के पत्नी मेहर की वसूली कैसे कर सकती है? तो तीन तरीके से कर सकती है। शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर सकती है, दूसरी चीज कोर्ट में सूट फाइल करके और वह अपने मेहर की वसूली कर सकती है, और तीसरा जो डेफर्ड डावर आपने पढ़ा, जो अस्थगित मेहर है, तो यदि पति के जीवन काल में पत्नी पति की संपत्ति पर कब्जा बना ली है और पति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो पति के मरने के पश्चात भी वह उस प्रॉपर्टी पर तब तक कब्जा बनाए रख सकती है जब तक उसके मेहर की अदायगी उसके पति के उत्तराधिकारियों के द्वारा कर नहीं दिया जाता है। यह तीन तरीका है और तीन तरीके से पत्नी मेहर को इन्फोर्स करा सकती है, मेहर को परिवर्तित करा सकती है, वह उसको लागू करा सकती है। यही तीनों पॉइंट नोट करें। हेडिंग बनाया है आपने, रिकवरी ऑफ डावर या इन्फोर्समेंट ऑफ डावर। लिखिए, पत्नी अपने मेहर के अधिकार का लिखिए, पत्नी अपने मेहर के अधिकार का पत्नी अपने मेहर के अधिकार का परिवर्तन निम्नलिखित तीन प्रकार से कर सकती है। या दूसरे शब्दों में पत्नी अपने मेहर को निम्नलिखित तीन प्रकार से
वसूल सकती है। वाइफ कैन बी इनफोर्स्ड हिज राइट। वाइफ कैन बी इनफोर्स्ड हिज राइट ऑफ डावर इन फॉलोइंग थ्री वेज। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, संभोग से इनकार। रिफ्यूजल फ्रॉम कोहैबिटेशन। रिफ्यूजल फ्रॉम कोहैबिटेशन। लिखें। यदि पत्नी का मेहर तुरंत देह प्रकृति का है, आपने देखा विवाह के समय तय हो जाता है कि मेहर को तुरंत देना है कि बाद में देना है। तो यदि पत्नी का मेहर तुरंत देह प्रकृति का है और इसकी मांग तक, और इसकी मांग तक पति पत्नी में एक बार भी लैंगिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो ऐसे में पत्नी पति से यह कह सकती है कि वह उसे लैंगिक संबंध की अनुमति कि वह उसे लैंगिक संबंध की अनुमति तब देगी, अनुमति तब देगी जब वह उसके तुरंत देय मेहर का भुगतान कर दे। तब देगी जब वह उसके तुरंत देय मेहर का भुगतान कर दे। इफ डावर ऑफ वाइफ, इफ डावर ऑफ वाइफ
is prompt in nature and there is no cohabitation between husband and wife, then wife has right to refuse cohabit with the husband till payment of prompt dower. केस लिखें। नासरा बेगम नासरा बेगम बनाम नासरा बेगम बनाम रिजवान अली। नासरा बेगम बनाम रिजवान अली। 1980 1980 यही चीज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है, जो ऊपर लिख चुके हैं के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि पत्नी का मेहर तुरंत दे प्रकृति का है और उसकी मांग तक और उसकी मांग तक पति पत्नी में एक बार भी लैंगिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है
तो पत्नी जब तक मेहर की धनराशि प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक लैंगिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर सकती है। प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक लैंगिक संबंध स्थापित करने से इनकार कर सकती है। और ऐसी स्थिति में पति द्वारा पति द्वारा दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना दायर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद खारिज कर दिया जाएगा। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद खारिज कर दिया जाएगा। अब विवाह के पश्चात पत्नी बिना किसी कारण के पति से पृथक रहती है, तो ऐसी स्थिति में पति के द्वारा वैवाहिक स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए हस्बैंड कोर्ट में सूट भी फाइल कर सकता है।
कि पत्नी उसके साथ रहे, लेकिन जो प्रॉम्प्ट डावर है और उसकी मांग पर यदि पति ने उसका भुगतान नहीं किया है और कोर्ट में वाद दाखिल किया है कि पत्नी उसके साथ रहे, वैवाहिक संबंध स्थापित करे, तो वहां पर कोर्ट के द्वारा भी मेहर की धनराशि का भुगतान न करने पर उसके वाद को खारिज कर दिया जाएगा। ये आपने लिखा। इंग्लिश में लिखे हैं, इन दिस केस इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट डावर ऑफ वाइफ डावर ऑफ वाइफ is prompt in nature and there is no cohabitation between husband and wife, then wife may refuse to cohabit with his husband till recovery of dower. In such situation, suit filed by husband suit filed by husband for resolution of conjugal right will be dismissed. नेक्स्ट हेडिंग बनाएं, वाद दाखिल करके, वाद दायर करके, बाई फाइलिंग सूट, मेहर की वसूली का दूसरा तरीका यह है कि पत्नी पति के विरुद्ध न्यायालय में वाद दाखिल कर सकती है। मेहर की दृष्टि में पत्नी ऋणदाता मानी जाती है। और पति ऋणी माना जाता है। इसलिए न्यायालय उसके मेहर की वसूली उसके पति से उसी प्रकार करता है और पति ऋणी माना जाता है।
इसलिए न्यायालय उसके मेहर की वसूली उसके पति से उसी प्रकार करता है जैसे एक ऋणदाता ऋण की वसूली अपने ऋणी से करता है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नी का मेहर अनयोज्य दावा है। प्रीलिम्स में पूछता है, टीपीए जब पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम, पत्नी का मेहर अनयोज्य दावा है, एक्शनेबल क्लेम है। लिखिए, सेकेंड वे ऑफ रिकवरी ऑफ डावर इज दैट, सेकेंड वे ऑफ रिकवरी ऑफ डावर इज दैट फाइलिंग ऑफ सूट by wife against husband in court in view of dower, in view of dower, wife considered as creditor, wife considered as creditor and husband as debtor. So court recovers her dower, so court recovers her dower just like that by which creditor recover his debt from debtor. So dower of wife is an actionable claim. तीसरी हेडिंग बनाएं, पति की संपत्ति पर कब्जा बनाकर, पति की संपत्ति पर कब्जा बनाकर, थ्रू पोजीशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, थ्रू पोजीशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। लिखें, मेहर की वसूली का तीसरा तरीका यह है कि यदि पत्नी ने पति के जीवन काल में, सब इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि पत्नी ने पति के जीवन काल में उसकी स्वतंत्र सहमति से अस्थगित मेहर के बदले उसकी स्वतंत्र सहमति से अस्थगित मेहर के बदले
किसी संपत्ति पर वैध रूप से कब्जा बना लिया है, वैध रूप से कब्जा बना लिया है, वैध रूप से कब्जा बना लिया है, तो पति की मृत्यु के पश्चात भी वह ब्रैकेट में विधवा उस संपत्ति पर तब तक कब्जा बनाए रखेगी जब तक उस संपत्ति के लाभांश से जब तक उस संपत्ति के लाभांश से उसके मेहर की पूर्ति नहीं हो जाती, या पति के उत्तराधिकारी उसके मेहर की पूर्ति नहीं कर देते, इसी को इसी को विधवा का प्रतिधारण प्रतिधारण का अधिकार, अलग से सवाल भी आता है। प्रतिधारण का अधिकार, राइट टू रिटेंशन, प्रतिधारण का अधिकार कहा जाता है। लिखें, दिस इज द थर्ड मेथड, दिस इज द थर्ड मेथड टू रिकवर डावर if wife gets possession, if wife gets possession legally on the property of husband in lieu of unpaid dower
ड्यूरिंग लाइफ ऑफ हस्बैंड with his free consent, then after death of husband, widow remains possession on that property until her dower does not recover फ्रॉम द यूसुफ्रक्ट लाभांश, संपत्ति का लाभ का अंश। यूसुफ्रक्ट ऑफ प्रॉपर्टी आर सक्सेसर ऑफ हस्बैंड। डज नॉट पे डावर टू हिम। इट इज कॉल्ड विडोज a right to retention। अब यही हेडिंग बनाइए, विडोज राइट टू रिटेंशन। ये तो आपने देख लिया किसे कहा जाता है, विधवा। अलग से इसको पूछा जाता है, विधवा का प्रतिधारण का अधिकार। विडोज राइट टू रिटेंशन। या विधवा का धारणाधिकार, आर करके विधवा का धारणाधिकार। विडोज लियन, LIEN, विधवा का धारणाधिकार। अभी आपने देखा कि प्रतिधारण का अधिकार, विधवा का धारणाधिकार। अभी आपने देखा कि प्रतिधारण का अधिकार या विधवा का धारणाधिकार का क्या मतलब है कि पत्नी है और वह अपने पति के जीवन काल में पति की सहमति से जो अस्थगित मेहर है उसके बदले में पति की संपत्ति पर कब्जा बना लेती है और वह उस कब्जा को बनाए रखती है। तब यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के मृत्यु होने के बाद भी पति के जीवन काल में उसकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा बना ली थी वह उस कब्जे को तब तक बनाए रखने का अधिकार रखती है जब तक पति के उत्तराधिकारियों के द्वारा उसके मेहर की धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। यही पत्नी का प्रतिधारण का अधिकार भी कहलाता है। यदि पत्नी पति के जीवन काल में पति की सहमति से अस्थगित मेहर के बदले में उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ली है तो वह उस प्रॉपर्टी पर तब तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार रखती है जब तक मृतक पति के उत्तराधिकारियों के द्वारा उसके मेहर की धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। इसी को
विधवा का धारणाधिकार भी कहा जाता है या प्रतिधारण करने का अधिकार भी कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पत्नी पति के जीवन काल में ही और पति की सहमति से जो स्थगित मेहर है उसके बदले में कब्जा कर लेती है, तो पत्नी को उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ कब्जा बनाए रखने का ही अधिकार दिया गया है और पत्नी उस प्रॉपर्टी पर तब तक कब्जा बनाए रख सकती है जब तक उसके पति के उत्तराधिकारी के द्वारा मेहर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या जिस प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा किया है उस प्रॉपर्टी से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उस लाभांश से उसके मेहर की वसूली नहीं हो जाती है। तब तक पत्नी को उस प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना है कि पत्नी को मृतक पति की प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसको पोजीशन बनाए रखने का अधिकार है, उस पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। यदि वह उस प्रॉपर्टी को अपने जीवन काल में वह उसका विक्रय करना चाहती है, उसका दान करना चाहती है, तो ये अधिकार पत्नी को नहीं दिया गया है। यहाँ तक पत्नी उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को लीज पर भी उठाना चाहती है, पट्टे पर भी उठाना चाहती है, तो ये उसको अधिकार नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि पत्नी पति के जीवन काल में पति की संपत्ति पर उसकी सहमति से उसने कब्जा प्राप्त कर लिया है, तो उसको सिर्फ कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। और कब्जा कब तक बनाए रखने का अधिकार है कि जिस प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा किया है उस प्रॉपर्टी से जो लाभ आ रहा है उससे उसके मेहर की वसूली नहीं हो जाती है, तब तक उस प्रॉपर्टी पर वह कब्जा बनाए रखने का अधिकार रखती है या उसके मृतक पति के जो उत्तराधिकारी हैं वह मेहर की धनराशि का भुगतान नहीं कर देते हैं, तब तक उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसको कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। उस प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। वह अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी का विक्रय करना चाहती है, दान करना चाहती है, यहाँ तक पट्टे पर उठाना चाहती है, तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का उसको राइट नहीं होता है। और 1950 से पहले इस संबंध में डिफरेंट हाईकोर्ट का डिफरेंट ओपिनियन था। यदि पत्नी पति के जीवन काल में उसकी प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा बना लिया है तो उस प्रॉपर्टी को वह ट्रांसफर कर सकती है कि ट्रांसफर नहीं कर सकती है। 1950 में कपूर चंद वर्सेस मेहरू निस्सा की केस आई, कदरू निस्सा, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि पत्नी को प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसको कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, वह प्रॉपर्टी को वह ट्रांसफर नहीं कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आपने पढ़ा वैलिड मैरिज, वैध विवाह, तो वैध विवाह का परिणाम क्या होता है, तो उसमें एक परिणाम में आपने ये भी लिखा है कि वैध विवाह का एक परिणाम ये भी होता है कि पति पत्नी प्रॉपर्टी में आपस में एक दूसरे के उत्तराधिकारी भी होते हैं।
तो अब यदि पति की मृत्यु कारित हो गई है तो पत्नी का भी उस प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार के रूप में कुछ अधिकार मिलता है। अब जैसी स्थिति हो, पत्नी का जो प्रॉपर्टी में राइट है वो प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा भी हो सकता है और 1/8 भी हो सकता है। तो पत्नी जितनी प्रॉपर्टी को पति से उत्तराधिकार में पाने की अधिकारी है, उतनी प्रॉपर्टी को वह ट्रांसफर करना चाहती है तो वह ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि उसको उत्तराधिकारी उस पति का माना गया है। तो उस प्रॉपर्टी पर उत्तराधिकारी के रूप में जितने पार्ट पर उसको अधिकार मिलता है उतने पार्ट को वह ट्रांसफर कर सकती है। बाकी प्रॉपर्टी को पर केवल कब्जा बनाए रखेगी और तब तक कब्जा बनाए रखेगी जब तक पति के उत्तराधिकारी के द्वारा या उस प्रॉपर्टी के लाभांश से उसके मेहर की वसूली नहीं हो जाती है। यहाँ तक भी ध्यान रखना है कि जैसे जो मेहर का अधिकार है, तो मेहर पर पत्नी को जो राइट प्रदान किया गया है तो यह अधिकार उत्तराधिकार योग्य भी होता है। उत्तराधिकार योग्य का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी है, अर्थात उसके पति की मृत्यु कारित हो गई है और वह अपने पति के जीवन काल में पति की सहमति से पति की संपत्ति पर उसने कब्जा तो बना लिया था, लेकिन अभी पति के उत्तराधिकारी के द्वारा अभी उस मेहर की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है, या जो प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त कर रही है उससे भी अभी मेहर की वसूली नहीं हुई है, और तब तक पत्नी की भी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यदि पत्नी की मृत्यु कारित हो जाती है तो अब जैसे पत्नी की कोई लड़की ही उसकी है तो वह लड़की अब पत्नी की उसकी उत्तराधिकारी होगी। तो जिस प्रॉपर्टी पर पोजीशन को उसने बनाया था, जो उसकी बेटी है, उसको भी ये राइट होगा कि वह उस प्रॉपर्टी पर तब तक कब्जा बनाए रख सकती है जब तक मृतक उसके पत्नी के जो मृतक पति था उसके उत्तराधिकारी के द्वारा जब तक मेहर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, या जो बेटी प्रॉपर्टी पर कब्जा प्राप्त कर ली है तो वह तब तक वो भी कब्जा को बनाए रख सकती है जब तक उस प्रॉपर्टी के लाभांश से उसके माता की मेहर की वसूली नहीं हो जाती है। यही पॉइंट नोट करें। विधवा के धारणाधिकार का तात्पर्य यह है विधवा के धारणाधिकार का तात्पर्य यह है विधवा के धारणाधिकार का तात्पर्य यह है हेडिंग बनाए हैं ना, विधवा के धारणाधिकार का तात्पर्य यह है कि यदि पत्नी ने पति के जीवन काल में
उसकी सहमति से अपने आस्थगित मेहर के बदले किसी संपत्ति पर वैध कब्जा बना लिया है। तो पति के मरने के पश्चात उसकी विधवा को उस संपत्ति पर तब तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, तब तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि पति के उत्तराधिकारी तब तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि पति के उत्तराधिकारी अपने अपने अंश के अनुपात में उसके मेहर का भुगतान नहीं कर देते। मेहर का भुगतान नहीं कर देते या संपत्ति के लाभांश से, प्रॉपर्टी से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, यूसुफ्रक्ट लाभांश, संपत्ति के लाभांश से उसके मेहर की संतुष्टि नहीं हो जाती है। संतुष्टि नहीं हो जाती है। लिखें
if wife gets possession legally, if wife gets possession legally on the property of husband during his lifetime with his consent in lieu of unpaid dower, comma, then after death of her husband, his widow has right to retain possession, has right to retain possession of it until successor of her husband pays her dower, PAYS, pays her dower in accordance to their ratio, in accordance to their ratio of share or dower has been satisfied from usufruct of property. लिखे पैराग्राफ चेंज करके, मुस्लिम विधवा ने आदत मेहर, जिस मेहर का भुगतान नहीं हुआ है, अनपेड डावर बोलते हैं, मुस्लिम विधवा ने आदत मेहर के बदले, जिस मेहर का भुगतान नहीं हुआ है, अनपेड डावर बोलते हैं, मुस्लिम विधवा ने आदत मेहर के बदले, आदत मेहर के बदले, जो मेहर नहीं दिया गया है उसके बदले जिस संपत्ति पर कब्जा बना रखी है, वह उसकी स्वामिनी नहीं होती है, उसका ओनरशिप उसमें नहीं जाता है, वह उसकी स्वामिनी नहीं होती है, इसलिए वह उस संपत्ति का विक्रय, विनिमय, दान, बंधक नहीं कर सकती है। दान बंधक नहीं कर सकती है।
लिखें मुस्लिम विडो इज नॉट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मुस्लिम विडो is not the owner of that property on which she remains possession in lieu of unpaid dower, so she cannot sell, gift, exchange it। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, एक शब्द गलत बोले थे उसको लिखें यहाँ सही। वह उस संपत्ति को पट्टे पर उठा सकती है, जो बोला था शायद कि पट्टे पर नहीं उठा सकती है। वह उस संपत्ति को पट्टे पर उठा सकती है। She lets out that property on lease। उसी में लिखें इसके अलावा विधवा पति की संपत्ति में स्वयं उत्तराधिकारी होती है। इसके अलावा विधवा पति की संपत्ति में स्वयं उत्तराधिकारी होती है। इसके अलावा विधवा पति की संपत्ति में स्वयं उत्तराधिकारी होती है। ब्रैकेट में लिख लें या छोड़े ब्रैकेट में, उत्तराधिकारी होती है और वह अपने हिस्से का अंतरण कर सकती है। जितना प्रॉपर्टी उसको उत्तराधिकार के रूप में मिलेगा तो उस पर तो उसका राइट होगा, उसको ट्रांसफर कर सकती है। लिखें विडो हिमसेल्फ सक्सेसर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड सी में ट्रांसफर इट। एक केस लिखें मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद। मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद। मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद। 1925 प्रीवी काउंसिल लिखें के प्रकरण में विधवा ने धारणाधिकार वाली संपत्ति को दान करके
दान ग्रहिता को कब्जा दे दी, कब्जा दे दिया। जटिल की थोड़ा सा तो है।